वेलकम बैक। नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष सेमेस्टर थर्ड के अंतर्गत पेपर 3 लेकर के उपस्थित हुई हूँ। हमारा टॉपिक है प्रगतिवाद। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में, जिसमें कि आप लोग आज हमारे समक्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद में किस प्रकार के लोग हुए, जिसमें पूंजीपति वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं। तो इन सब का विश्लेषण हम लोग जानेंगे। हम देख रहे हैं कि प्रगतिवाद का समय जो है कब आया, पहले ये जानेंगे। तो जिस प्रकार आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसी बीच छायावाद है। तो 1936 का जो समय छायावाद का रहा था और 1936 से लेकर 1943 तक के बीच का जो समय है वो प्रगतिवाद है, और 1943 के बाद का समय प्रयोगवाद है, जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ने पहली बार तार सप्तक 1943 में, जब उन्होंने तार सप्तक की स्थापना की, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जो 1951 से 1979 तक के बीच का समय है। चारों सप्तक के संस्थापक वही रहे थे। तो आज हम लोग प्रगतिवाद की ओर आते हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य उत्तर छायावाद के बाद का समय है। उत्तर छायावाद के बाद का समय, इस युग को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारण से हम लोग जानते हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा आगे की शीर्षक में हम लोग करेंगे। तो प्रगतिवाद का नामकरण सबसे पहले हम लोग देखें कि 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद कहा गया। अब हम लोग प्रगतिवाद के अर्थ को समझेंगे। दो शब्दों के संयोग से बना है प्रगति प्लस वाद। प्रगति का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, विकास करना, और वाद यानी विचारधारा से। हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के व्यक्तियों के अंदर विचारधाराओं ने जन्म लिया, यानी विचारधाराएं मन में आए और उस पर काम किया गया। आदिकाल में विचारधाराएं थी कि रामचंद्र शुक्ल की अलग मत हुए, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा। तो सब अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, समय के अनुसार नाम दिए। उसी तरह यहाँ भी जो है अलग नाम से, प्रगतिवाद नाम से हम लोग जाने, जिसमें राजनीतिक विचारधाराओं ने जन्म लिया। और इस विचारधारा में जो है हम लोग मार्क्सवाद और साम्यवाद के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत हुए। तो प्रगतिवाद में दो प्रकार के जो हैं लोग हैं। एक हैं दो प्रकार के वर्ग हैं, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग। शोषित वर्ग वे हुए जिसमें निम्न तबके, दबे कुचले लोग आए, जैसे झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले लोग। सबसे छोटे पूंजीपति जो सड़क पर टोकरी लेकर थोड़े से पूंजी में अपना विकास करते हैं, थोड़ी सी पूंजी में अपना कार्य करते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होता, वे अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से नहीं कर पाते। पूंजीपति वर्ग वे कहलाए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हुए, बहुत ज़्यादा रुपया वाले लोग, उद्योग कमाने वाले, उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल, अनिल अंबानी हुए, या फिर अन्य इन्हीं प्रकार के लोग आएंगे, जिन्होंने अपनी पूंजी के बल पर बाजार को खरीदने का प्रयास किया, या जमा पूंजी के अनुसार
वहाँ की सामग्री को इकट्ठा किए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग पिछड़ जाते हैं। उनका शोषण होता है, किसान का भी शोषण होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत गरीब किसान मजदूर आते हैं, शोषित वर्ग के अंतर्गत, और शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, बड़े उद्योगपति आते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारकों ने हमेशा समाज में समता मूलक स्थान या समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास किया। संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक में हम देखते हैं कि समता या समानता का अधिकार मिला। तो गरीब लोग हों या अमीर लोग हों, सबको समता या समानता का अधिकार देना है। इस अधिकार में कई लोग छूट जाते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किंतु किसके बीच समता और किसके बीच समानता? तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनका जीवन शैली और जो महलों में रहने वाले हैं उनका जीवन शैली तो अलग है, इनके बीच समानता है नहीं। हर जगह हमें विभिन्नता नजर आती है। तो इनके बीच किस प्रकार की समानताएं उत्पन्न? शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगर वो समान होंगे तभी अपने जीवन का बदलाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उनके सामने आई, सन 1939 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में की शुरुआत ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की और धीरे धीरे यह यूरोप के युद्ध की चपेट में आ गया। बाद में इस युद्ध के परिणाम भी अधिक भयंकर हुए, जिसके कारण युद्ध की घोषणा ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में झोंक दिया और भारत को युद्ध में शामिल करने से पहले ब्रिटेन ने किसी भारतीय नेता से सलाह या मशवरा नहीं किया। यही युद्ध बाद में 1941 में हिटलर के युद्ध में परिणत हो गया। और फिर इसके बाद सोवियत संघ ने हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध फांसीवाद और जनवाद के बीच भी युद्ध में बदल गया और युद्ध में फांसीवादी ताकतों की हार हुई। संघ ने जर्मनी को करारी हार दी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष बढ़ता रहा और इसके बाद क्या हुआ? परिणाम यह निकला कि शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें साम्राज्यवादी ताकतें इस तरह एकजुट होकर सोवियत संघ के खिलाफ जुट गई, जिसका असर 1947 ईस्वी में आज़ादी से प्राप्त कर चुके भारत पर भी पड़ा। इसने भारतीय बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील लेखकों की एकता को भी प्रभावित किया। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जब 10 सालों में समय में हमें इतना परिवर्तन नज़र आता है तो आप जरा सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ होगा उस समय का समय और आज के समय में कितना परिवर्तन है। आज की महिलाओं की स्थिति और उस समय की महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जहाँ बाल विवाह, जाति प्रथा, व्यक्ति के ये अनुच्छेद 17 में अपने अस्पृश्यता का जो है इस छुआछूत, ये सब आप लोगों ने देखा, जिसका राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, रमाबाई शिंदे ने अपनी मेहनत और अपनी लड़ाई के दम पर आज हमें एक अलग भारत की नींव रखने का जो स्थान मिला है, जिस रूप में आज हम भारत को देखते हैं, ये पहले हम देखते थे विकसित भारत के रूप में, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। छुआछूत, जाति प्रथा आज है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, थोड़े से दिखते भी हैं कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में भी, लेकिन वो समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम और अभी के टाइम में थोड़े से हमें बदलाव नज़र आते हैं। बाल विवाह भी लगभग ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको न के बराबर मान सकते हैं। तो इस तरह हमें बहुत अंतर नज़र आया कल के भारत में और आज के भारत में, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। तकनीकी के क्षेत्र में आज आपके समक्ष ऑनलाइन के रूप में जो हम लोग पढ़ाई कर पाते हैं, ये पहले संभव नहीं था। तो ये तो वर्तमान में हम देख रहे हैं, दिखता है। तो इसी तरह अन्य भी परिस्थितियाँ हमारे समक्ष आई। 1930 के दशक में कांग्रेसी वामपंथियों ने
कांग्रेसी सोशलिस्ट मंच की स्थापना की। इस दशक में किसानों और विद्यार्थियों के संगठन भी बने और ये संगठन आज भी बनते रहे हैं। फायदा कितना होता है ये आप भी समझ रहे हैं। और ये जिसका अखिल भारतीय आंदोलन सामने आया, जिसके कारण देश निर्माण हेतु जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी नेताओं ने देश का नेतृत्व किया। इस तरह राष्ट्र स्तर पर बुद्धिजीवियों का आंदोलन एक नए स्तर पर पहुंचा, जिसमें 1935 में कुछ भारतीय लेखकों के द्वारा लखनऊ अधिवेशन हुआ, स्थापना हुई और यह स्थापना के परिणाम स्वरूप हिंदी को नया स्थान मिला और यह स्थापना प्रगतिशील के नाम से अधिवेशन लखनऊ 1936। कांग्रेसी नेता इस सोच में पड़ गए उस समय कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा हो। इस आज़ादी के संघर्ष में सभी ने अपनी भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बनाने के सवाल पर वामपंथी और कांग्रेस संगठन एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, जिसका बुद्धिजीवियों पर एक अलग असर पड़ा और जिसके विरोध में एक दूसरे के बीच अलग लेखकों में भी थोड़ा सा बिखराव नजर आया, जिसका परिणाम हम लोग आगे देखेंगे। फिर प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे और इस विचारधारा में अनेक प्रकार के कवि हुए। नागार्जुन उस समय महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते थे। दिनकर हो गए, रांगा राघव हो गए, शिव मंगल सिंह सिमन हो गए, त्रिलोचन हो गए। इन लोगों ने प्रगतिवादी चेतना पर बहुत सारी कविताएं लिखे। नागार्जुन ने तो आप लोग जानते ही होंगे, बाबा के नाम से जाने जाते थे। वो जो है घर छोड़कर चले गए थे, वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम था। तो वे जो हैं बहुत सारे आंदोलन किए और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रगतिवादी में। उन्होंने लिखा है शासन की बंदूक, उसके बाद आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, युग की गंगा। इस प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सारी कविताओं की रचना किए, जिसके माध्यम से सरकार पर अपनी जो उनके अंदर भूख प्यास, समाज में हो रहे किसानों पर अत्याचार, किसान की दयनीय स्थिति के बारे में विस्तार से विश्लेषण भी किया। तो हम लोग अब थोड़ा सा प्रवृत्ति पर आते हैं। तो राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति पहली प्रवृत्ति है, क्योंकि देश के प्रति उस समय सबसे अधिक सोचने की ज़रूरत थी। और आप लोग समय जानते ही हैं 1936 से 1943 तक का समय, यानी आज़ादी से पहले हमारी जो सोई हुई जनता थी उस समय, उन्हें जगाने की आवश्यकता थी, युद्ध पर भेजने की आवश्यकता थी, देश के लिए लड़ने की आवश्यकता थी। क्योंकि बिना लोगों को जगाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता की रचना की जेल में। हम सीधे मनुष्य को ले भी नहीं जा सकते थे युद्ध पर, उनके भी अपनी मानसिकता होती थी, तो उनको जगाने की ज़रूरत थी। तो उस समय हमारे अनेक कवि हुए, दिनकर हुए, जिन्होंने अंग्रेज को कहा बरसों से बुझी आग सुगबुगा उठी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस प्रकार कलम आज उनकी जय बोल। तो उन्होंने कई रचनाएं की है, जिससे हमारे देश की जनता जागे और युद्ध के लिए तैयार हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति में प्रगतिवादी कवियों की राष्ट्रीय भावना छायावादी युगीन राष्ट्र भावना से अलग है। प्रगतिवादी कवियों ने देशभक्ति की भावना को क्रांतिकारी धारा में तो दिया और इसी से समाज की मुक्ति के सवाल से भी जोड़ा, जिसमें देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाई। स्वतंत्र भारत की सत्ता कैसी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो, इसके विषय में रचना हुई। तो आज़ादी के चरित्र में उन्होंने कहा, कवियों ने, पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं, वही रंग है वही ढंग है, फर्क नहीं कुछ पाते हैं,
देशभक्ति की सरद मिल रही आए दिन शैतानों को, डांट डपट उपदेश मिल रहे दुखी मजदूरों और किसानों को। तो इस प्रकार वामपंथी विचारधारा है। प्रगतिवादी कवियों की काव्य कृतियों में वामपंथी विचारधारा नजर आते हैं हमको, जिसमें उन्होंने द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान फांसीवाद, सोवियत संघ की लाल सेना की जीत ने पूरे देश की वामपंथी ताकत का झंडा बुलंद किया, और मुक्तिबोध की कविता लाल सलाम और शमशेर की कविता बाम 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 दिशा की ओर वामपंथ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसमें कविता है, भारत का भूत वर्तमान और भविष्य का वितान लिए काल मान विज्ञ मार्क्समान में ढला हुआ बाम 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 दिशा समय साम्यवादी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ वामपंथी विचारधारा की कविता है। शोषितों की दीनता का चित्रण, यानी शोषित वर्ग, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि शोषित वर्ग में झुग्गी झोपड़ी निम्न वर्ग मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है देखेंगे। तो इनमें चक्की में शोषण की चक्की में पिस रहे मजदूर पीड़ित दशा का संवेदनशील चित्रण है, जिसके शोषण और उत्पीड़न में मुक्ति के सामूहिक प्रयास की जरूरत का उल्लेख किया और जन क्रांति को इसका एकमात्र रास्ता बताया, जिसके संदर्भ में मुक्तिबोध ने मध्यम वर्गीय भूमिका को रेखांकित किया है, जिनकी कविता है, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम, अब सुनहले उदर आसन के दबाते पक्ष में, अथवा कहीं उससे लूटी टूटी अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन, कहाँ हो तुम। चकमक की चिनगारियाँ में से ली गई है कविता, मुक्तिबोध ने इस पर प्रहार किया है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रामीण जीवन के अंतर्गत देखते हैं। तो ग्राम्य जीवन के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है यहाँ, और इसमें जो है इसमें भी प्रगतिवादी चेतना है, जिसमें गांव के खेत खलिहान मिट्टी पानी वहाँ की दशा वहाँ की जलवायु का चित्रण है। केदारनाथ अग्रवाल के की पंक्ति है, प्रकृति चित्रण के ये कवि रहे हैं और इन्होंने बहुत लिखा है प्रकृति चित्रण पर। तो धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। तो धूप के लिए इन्होंने कहा है वह चमकती है, और कैसी चमकती है, तो साड़ी चांदी की जैसे साड़ी चमकती है उस प्रकार से। तो चांदी की साड़ी कब चमकती है, जब ठंड का मौसम होता है, उसकी बूंदें गिरती हैं, और उसकी बूंदों पर जैसे ही धूप लगते हैं लगता है जैसे वातावरण में एक चमक आई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चित्रण है। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन की कविताएं भी प्रकृति प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। शोषक वर्ग का विरोध, अब मन के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है उसके लिए जो आक्रोश है उसको हम कविता के माध्यम से देखेंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु ना चेता जो निसी वासर और क्षुधा तुर तुम रोए। यानी भूख जो मन के अंदर है, क्षुधा यानी हमारी जो भूख है वो कैसे शांत होगी, तो जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए। यानी ईश्वर के नाम पर कोई ठग रहा है, कोई कर्म के नाम पर ठग रहा है, तो वहाँ लूट हो रही है। किंतु चेता जो निसी, यानी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, किंतु वे सब भी जो है कोई भूखा सो रहा है, तो कोई खाना फेंक रहा है, कुत्तों को दे रहा है, सड़क पर फेंक रहा है, और कोई यहाँ रात में भूखे पेट सो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसी में दिनकर की भी कविता है, भाग्यवाद को स्वीकार कर कर्म से ही भाग्य को गढ़ने का
भरोसा दिखाते हैं तो ये कहते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। तो ये दिनकर की पंक्ति है। अब सामाजिक बदलाव पर थोड़ी सी पंक्ति है। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक बदलाव के रूप में अपनी पंक्ति के माध्यम से बताया है कि क्रांति और हिंसा को प्रगतिवादी कवियों ने भी कभी अनुचित नहीं समझा, बल्कि सही ठहराया। काटो 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 कर लो साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो 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 हंसियाँ, हिंसा और अहिंसा क्या है। इसी तरह स्त्री का यथार्थ चित्रण है। प्रगतिवादी कवियों ने स्त्री के मानसल श्रृंगार परक रूढ़ि युक्त छवि को खारिज कर दिया। ना तो वह कल्पना लोक की परी रही, ना सौंदर्य और सिद्धांत वाली देवी, बल्कि वह इसी लोक की मानवी है। पुरुष के साथ रात दिन आर्थिक सामाजिक विषमता झेलती निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की स्त्री ऐसी ही है, इसी रूप में प्रगतिवादी कवियों को स्वीकारी है। तो स्त्रियों की जो दशा रही है वह हम देखते हैं कि आदिकाल के अगर पूर्व जाते हैं ग्रंथ में, तभी वहाँ ऐसी स्थिति थी, चाहे वो अहिल्या हो या फिर सीता हो या फिर नारी स्वरूप हम लोग देखते हैं शकुंतला को, हम लोग देखते हैं मेनका को, फिर अन्य स्त्री को ही क्यों न ला, चाहे वो साधारण स्त्री हो या रानी हो। स्त्रियों की स्थिति में बदलाव बस आज तो आया है, लेकिन कल भी वही थे, आज भी वही हैं। सड़क पर आइए तो भी दिक्कत, नहीं आइए तो भी दिक्कत। तो ये है वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। निराला की पंक्ति है, जब एक स्त्री सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, प्रहार कर रही है बार बार हथौड़ा से, और वो पत्थर टूट नहीं रहा है, पसीना से लथपथ, फिर भी वो मार रही है। क्यों? क्षुधा के लिए, यानी पेट की भूख के लिए। और वो मारे जा रही है, वहाँ मारे जा रही है जहाँ छाया भी नहीं है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका टालिका पराकार। तो निराला ने यहाँ नारी की जो है यहाँ स्थिति को बताया है कि वो अपने हाथ से, जो हाथ कोमल माने जाते हैं, उससे बार बार हथौड़े से प्रहार कर कर सड़क पर वो काम कर रही है, धूप में भी। अब सामाजिक स्थिति को हम लोग देखते हैं, सामाजिक जीवन का वास्तविक चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने समाज का वास्तविक चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में कल्पना का पूट नहीं है। उन्होंने समाज के रग रेशे को ऐसा ही चित्रण किया जो वास्तविकता है। भूख, बेरोजगारी, जीवन में व्याप्त दुख का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में मिलता है। यथार्थ मतलब जमीनी स्तर का, जो हम सच समाज में देखते हैं उसका यहाँ चित्रण हुआ है। शिल्पगत प्रवृत्तियां को देखें तो प्रगतिशील कवि का यही प्रयत्न रहा कि अपनी बात को सुलझाकर सहज ढंग से कह दिया जाए। इन कवियों ने भाषा और शिल्प में कोई गांठ नहीं रही। इनकी भाषा सरल सहज है। प्रगतिवादी कवि के बारे में ऊपर ही आप लोग देख चुके हैं। अकाल के बाद की एक कविता है नागार्जुन की। उन्होंने कहा है कविता में, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यहाँ प्रगतिवादी चेतना प्रमुख रूप से उमड़ कर सामने आए हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, भूख से कुलकुलाती पेट, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो चूहे का हो, चाहे वो मानव का हो, जब तक खेत में अनाज नहीं होगा किसान का, वो खाएंगे क्या। तो खेतों में जब फलियां लगी हैं, जब धान घर आए हैं, फलियां लगने से क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होगा तो फल में धान होंगे ही नहीं। तो धान घर कैसे आएंगे भी तो धान नहीं, वो घास की तरह होंगे, सूखा हुआ तिनका की तरह। तो धान की जो बीज हैं, जो फसल अच्छे हुए हैं, वो बहुत दिनों के बाद आई हैं।
धुआं उठा है, चूहे भी सोच रहे हैं हमको भी कुछ खाने को मिलेगा, कानी कुतिया भी सोच रही है मुझे भी रोटी मिलेंगे। तो ये धुआं इस बात को दर्शाता कि आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत हुए हैं, जो आज रोटी बनने वाले हैं। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सबको आज भोजन मिलने वाला है। तो इसी कवि को उन्होंने दर्शाया है। इसी तरह दिनकर के भी कई कविताएं हैं। कलम आज उनकी जय बोल तो कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चट गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन के मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये कविताएं हैं। इसी तरह केदारनाथ अग्रवाल हुए, और ये रंग राघव हुए, दिनकर हो गए, त्रिलोचन हो गए। तो बसंती हवा आप लोग जानते ही होंगे, केदारनाथ अग्रवाल की उन्होंने प्रकृति चित्रण हाँ भरपूर हमको देखने को मिलते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। आप लोगों को पढ़ना भी है। तो इसी तरह हम लोग आगे भी देखते हैं। एक लोहा भी है, युग की गंगा से लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा। तो और भी कई कविताएं हैं इनकी, जो प्रगतिवादी चेतना की ओर मुखर होती हैं। तो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद में हम लोग आएंगे, अन्य जो है सो यहाँ सेमेस्टर 4 के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।